हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? नाउ आई एम बैक विथ our another video. On this video we'll be discussing the AMU entrance paper which was held today. Okay, तो आप लोग कमेंट में बताएं कैसा हो आप लोग का पेपर. ठीक है, आज हम लोग कंप्लीट पेपर डिस्कस करेंगे, सारा पार्ट्स अभी यहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग. तो आप लोग एक बार बता दें हाउ मच यू आर स्कोरिंग. मैंने आंसर की अपलोड कर दिया है. यू कैन सी इट फ्रॉम द कम्युनिटी सेक्शन फ्रॉम यूट्यूब ऑफ दिस चैनल. ओके, आप कम्युनिटी सेक्शन में जाकर के आंसर की देख लें, देख सकते हैं, वहां से आप आंसर की मिला लें. ठीक है, अब इस वीडियो में बने रहे. यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखूंगा, सारे पार्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एंड ऑल हिंदी, उर्दू. ओके, सो प्लीज बी विद मी टिल द लास्ट ऑफ दिस वीडियो एंड चेक हाउ मेनी मार्क्स यू आर गेटिंग. ठीक है, हम लोग यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का मिनिमल सॉल्यूशंस, जहाँ पे जिस क्वेश्चन का हमें लगेगा कि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, वरना हम कोशिश करेंगे जिसका करेक्ट आंसर है आंसर करते हुए आगे निकलेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. होपफुली सबका पेपर अच्छा गया होगा. ठीक है, सबका पेपर अच्छा गया होगा होपफुली. एंड देख आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि हाउ मच मार्क्स यू आर स्कोरिंग. एंड आफ्टर दिस वीडियो प्लीज वॉच अनदर वीडियो इन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस द कट ऑफ AMU 9th entrance. Okay, I'll be discussing the cut off, how much marks you need to get admission in AMU. आपको कितने मार्क्स की जरूरत है ताकि आपका एडमिशन AMU में हो जाए. इससे रिलेटेड काफी एक्सप्लेनेटरी वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, वो उसको जरूर देखें. लिंक कमेंट सेक्शन में डाला हुआ है और लिंक आप आई बटन में भी आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें. वहां पे आपको कितने मार्क्स कट ऑफ जा रहा है इस बार 9th का, बॉयज के लिए कितना जाएगा, गर्ल्स के लिए कितना जाएगा, कितने रैंक पे हॉस्टल मिल जाएगा, कितने रैंक पे कौन सा स्कूल अलॉट होगा, आपको सारा एक कंप्लीट एनालिसिस वीडियो आपके सामने आने वाला है. उस वीडियो को भी जरूर देखें. ठीक है, वीडियो का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है. वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा. आई बटन से आप नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखें. ठीक है, वहां पे हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि आपके कितने मार्क्स पे कौन सा स्कूल अलॉट होने वाला है, कितने रैंक पे आपको हॉस्टल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बॉयज को कितने मार्क्स चाहिए एडमिशन के लिए एंड गर्ल्स को कितने मार्क्स चाहिए एडमिशन के लिए. ठीक है, तो वो वीडियो बिल्कुल मिस ना करें आप लोग. चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर का सॉल्यूशन. हम पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या करेक्ट आंसर हो सकता है. तो चलिए, दिस इज, हमने ये सेट ए का क्वेश्चन उठाया है. हमने ये क्वेश्चन सेट ए का उठाया है. सेट ए का क्वेश्चन उठाया है, तो आप भी अपने हिसाब से सेट ए का, ये इंग्लिश का क्वेश्चन स्टार्ट है. अगर आपका सेट बी है तो आप अपने हिसाब से सेट, क्वेश्चन नंबर तो मैच नहीं होगा लेकिन क्वेश्चन जरूर मैच होगा आपका. आप वहां से क्वेश्चन मैच करना शुरू कर दे. तो ये पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, सी वॉज काइंड डैश टू ड्रॉप मी होम आफ्टर द मैच. क्वेश्चन क्या कर रहा है, सी वॉज काइंड टू ड्रॉप मी होम आफ्टर द मैच एंड इट्स करेक्ट आंसर विल बी सी वॉज काइंड एनफ टू ड्रॉप. सी वॉज काइंड एनफ टू ड्रॉप. करेक्ट आंसर विल बी NF here. So correct answer will be option number A. इसी तरह हम थोड़ा सा डिस्कस करके क्वेश्चंस आगे देखते रहेंगे. ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वॉज काइंड इनफ टू ड्रॉप मी होम आफ्टर द मैच. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक. ठीक है, क्या कर रहा है, आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सिलेक्ट करना है. सो देखते हैं क्या कर रहा है, रितेश एज वेल एज हिज ब्रदर्स. रितेश एज वेल एज हिज ब्रदर्स, यहाँ पे क्या आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज रितेश एज वेल एज हिज ब्रदर्स is going on an adventure trip. So correct answer will be option number C, that is going on a adventure trip. Clear है? तो आंसर क्या हो जाएगा, is going on an adventure trip. Okay, let's see another question. We dash respect our elders. We dash respect our elders, that is we should respect our elders. Correct answer is option number A. We should respect our elders. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए. ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. ये हम सेट ए का कंप्लीट सेट उठाए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 85. ठीक है, अगर आपका कोई और सेट है तो आप क्या करें, आप वहां पे जंप करें, दैट इज कि इंग्लिश वाले पार्ट में जंप करें और क्वेश्चन को मैच करना शुरू कर दें. चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन. ये हमारा पैसिव फॉर्म दिया हुआ है, दैट इज द गेट मे काइंडली बी क्लोज. ये पैसिव फॉर्म है, इसका एक्टिव फॉर्म हो जाएगा काइंडली क्लोज द गेट. काइंडली क्लोज द गेट. तो ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन इज सी. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर
सी। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। Okay, let's take another question. Question number 5. Look at those people swimming. Look at those people swimming dash the river. Swimming in the river. Swimming in the river. So correct answer will be option number A. In. Swimming in the river. Okay. Another question. Question number 6. Choose the option with the correct spelling. Lieutenant सारे वर्ड लिखे हैं, लेकिन कह रहा है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। तो लेफ्टिनेंट का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है LIEUTENANT, दैट इज लेफ्टिनेंट। हम अपने टाइम पे इसको याद किए थे लाई यू टेन एंट, इस फॉर्म में हम इसको याद किए थे ताकि हमें अच्छे से याद रहे। लाई यू टेन एंड एंट, तो क्या हो गया ये लेफ्टिनेंट। हम अपने टाइम पे भी, जब मैंने भी 9th इंटरेस्ट दिया था, तब भी हमने ये वर्ड का स्पेलिंग याद किया था और आज ये वर्ड आ ही गया। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लेफ्टिनेंट LIEUTENANT। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू ब्रिस्क? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू ब्रिस्क? देखिए, इंटरेस्टिंग नॉट, लाइवली नॉट, एक्साइटिंग नॉट एट ऑल, स्लगिश। करेक्ट वुड बी स्लगिश, SLUGGISH, स्लगिश। क्या कह रहा है? ब्रिस्क का ऑपोजिट क्या होगा? ब्रिस्क का ऑपोजिट हो जाएगा स्लगिश। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ इग्नोमिनियस। इग्नोमिनियस का कह रहा है कि एंड सिनोनियम यानी सेम मीनिंग वाले, सिनोनियम सेम मीनिंग वाले वर्ड क्या होंगे? सेम मीनिंग वाले जो वर्ड होंगे दैट विल बी इनग्लोरियस, दैट विल बी इनग्लोरियस। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इनग्लोरियस। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस? सचिन तेंदुलकर हैड बीन प्लेइंग। देखिए, यहां पे आपको यही चीज देख करके पता करना है कि कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, आपको यही चीज देखकर पता चल जाएगा। हैड बीन प्लेइंग, और हैड बीन प्लेइंग का मतलब क्या हुआ कि दिस विल बी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। अब हम हिंदी में आ गए। नास्तिक में कौन सा समास है? नास्तिक में कौन सा समास है? देखिए, नास्तिक में जो समास है दैट इज तत्पुरुष समास। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? नास्तिक में समास इज तत्पुरुष समास। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? जो कोई वर्ड है, द वर्ड कोई, कह रहा है कि कोई जो वर्ड है ये किस प्रकार का सर्वनाम है। ये जो सर्वनाम है किस प्रकार का सर्वनाम है, ये पता करना है आपको। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि किसी के बारे में पता नहीं चल रहा है। समवन इज, कोई मतलब कोई आ रहा है, समवन इज कमिंग, तो किसी के बारे निश्चय नहीं हो रहा है ना, इट इज किसी के बारे परफेक्ट चीज नहीं है कि कौन आ रहा है, मेंशन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अपशकुन का विलोम क्या होगा? अपशकुन का विलोम क्या होगा? तो क्या हो जाएगा बताइए? अपशकुन का शकुन होगा, दैट इज अपशकुन, तो इसका अपोजिट हो जाएगा शकुन। विलोम मतलब होता है अपोजिट, तो करेक्ट आंसर विल ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। सत्याग्रह कहानी के लेखक हैं, सत्याग्रह कहानी के लेखक हैं, कौन है? सत्याग्रह कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। ओके, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। सत्याग्रह कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। अग्नि का पर्यायवाची, हमने अपने टाइम पे अग्नि का 15 पर्यायवाची याद किया था। अग्नि का अनल, ज्वाला, दहन, धंजय, पावक, कृषाणु, वैश्वानर, रोहितासव, वायु सखा, विवासु, हुतासन, काफी सारे वर्ड याद किए थे हमने अग्नि का। ठीक है, कितना बता दिया मैं आपको? अग्नि का अनल, ज्वाला, दहन, धंजय, पावक, कृषाणु, वैश्वानर, रोहितासव, वायु सखा, विवासु, हुतासन, 12 वर्ड्स। ठीक है, तो देखिए, अनल भी मैंने बोला, ज्वाला भी बोला है, पावक भी बोला, इसका मतलब है कि अनिल इसका क्या है? पर्यायवाची वर्ड नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अनिल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अग्नि का जो पर्यायवाची नहीं है वो अनिल पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? 1 और 1 11, ये मुहावरा सुना होगा आपने, 1 + 1 = 11, ये मुहावरा सुना होगा। ये मैथमेटिकल नहीं है, एक मुहावरा है। इसका मतलब ये होता है कि एकता में बल। जब आप दो लोग एक अकेले कोई काम कर रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे, दो लोग मिलकर करते हैं तो कर लेंगे। तो क्या होगा? आंसर क्या होगा? कि एकता में बल दिखाना चाह रहा है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, मथुरा वृंदावन के आसपास कौन सी बोली प्रचलित है? मथुरा वृंदावन के आसपास
कौन सी बोली प्रचलित है? तो क्या होगा? भोजपुरी नहीं, भोजपुरी प्रचलित नहीं है मथुरा में, ठीक है। भोजपुरी भी नहीं है, मेवाड़ी भी नहीं है, मैथिली भी नहीं है। द करेक्ट आंसर इज ब्रज भाषा। करेक्ट आंसर इज ब्रज भाषा, ठीक है। यानी मथुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है जो प्रचलित है? दैट इज ब्रज भाषा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान के डाकिए कविता के कवि कौन है? भगवान के डाकिए एक कविता है, इनके कवि के बारे में पूछा गया है। तो इनके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी होगी, सारी चीजें एनसीईआरटी से दिया हुआ है सारी। अब ये एनसीईआरटी का एक पोयम है, कविता है, उसमें से पूछ लिया कि उसका कवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है उसके कवि। क्लियर है? ठीक। अब देखिए, अब हम आगे उर्दू में। चच्चा कबाबी अपनी दुकान कहाँ लगाया करते थे? चच्चा कबाबी, आपने इसका स्टोरी पढ़ा होगा उर्दू के बुक में, तो उसमें पूछा गया वो अपना दुकान कहाँ लगाया करते थे। तो अपना दुकान जामा मस्जिद के आसपास लगाया करते थे। दैट इज जामा मस्जिद के फुलवारी वाले चबूतरे के नीचे। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। दैट इज जामा मस्जिद के फुलवारी वाले चबूतरे के नीचे चाचा कबाबी अपनी दुकान लगाया करते थे, ठीक है। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 19। लफ्ज तस्फिया के मानी। लफ्ज तस्फिया के मानी क्या है? लफ्ज तस्फिया के मानी होता है फैसला। लफ्ज तस्फिया के मानी होता है फैसला। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। लफ्ज तस्फिया के मानी होता है फैसला। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। हजरत महल का असली नाम क्या है? हजरत महल का असली नाम क्या था? तो क्या था, किसी को पता है? दैट इज मोहम्मदी बेगम उनका असली नाम था। मोहम्मदी बेगम नाम था उनका असली नाम। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी कि हजरत महल का असली नाम मोहम्मदी बेगम। ओके, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 21। करेंगे हुक्काम किस लफ्ज के जमा है? एक होता है वाहिद, देखो एक होता है वाहिद, एक इसका होता है जमा। वाहिद और इसका होता है जमा, ठीक है। यानी कि वाहिद होगा यानी कि सिंगुलर, वाहिद को हम कहते हैं सिंगुलर, और एक होता है जमा, ठीक है। इसका मतलब हो गया प्लूरल। तो कह रहा है कि हुक्काम जो वर्ड है, हुक्काम जो लफ्ज है, इसका किस चीज का जमा है? तो ये हाकिम का जमा है। ये वर्ड हाकिम का जमा हुक्काम है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाकिम, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। मुंदजा जेल में से इसमें फाइल की निशानदेही कीजिए। मुंदजा जेल में से इसमें फाइल की निशानदेही कीजिए। तो इसमें फाइल इसमें से कौन सा है? स्कूल नहीं है, किताब भी नहीं है, आगरा भी नहीं है, ये सारे इसमें फाइल नहीं है। इसमें फाइल इसमें से है देखने वाला। इसमें फाइल है इसमें से देखने वाला। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखने वाला जो है वो इसमें फाइल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। आजादी का मुतजाद क्या है? यानी कि कह रहा है कि आजादी का अपोजिट वर्ड क्या है? आजादी का अपोजिट वर्ड क्या है? तो आजादी का अपोजिट वर्ड हो जाएगा गुलामी, ठीक है। आजादी का अपोजिट वर्ड हो जाएगा गुलामी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गुलामी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। मुंदजा जेल में से सबक मुंसिफ मिंटो हैं। मुंदजा जेल में से किस सबक के मुंसिफ मिंटो हैं? यानी ये कहना चाह रहा है कि मिंटो किस सबक के पोएट हैं, राइटर हैं। तो कह रहा है मुंसिफ जो मिंटो हैं वो किस सबक के हैं? तो वो हैं जी आया साहब। जी आया साहब आपके किताब की एक स्टोरी होगी, उनके जो मुंसिफ है वो है क्या? मिंटो। सो करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 25। तो हम यहां से लिटरेचर का 25 क्वेश्चन आता है, लिटरेचर से 25 क्वेश्चन आता है। हम लिटरेचर के 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं। नज़म दिवाली के दीप जले के शायर कौन है? दिवाली के दीप जले के शायर कौन है? तो आपको बता दें कि इसके जो शायर हैं वो रघुपति सहाय फिरोज गोरखपुरी। ये सारी चीजें आपके बुक से ली गई है, कहीं बाहर से ये क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है। ये क्वेश्चंस कहीं बाहर से नहीं पूछा गया है, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रघुपति सहाय फिरोज गोरखपुरी। हमें अपने टाइम के एंट्रेंस का याद आ गया कि हम लोग भी इसी तरह याद किया करते थे नज़म और उसके शायर के नाम। हिंदी में भी कवि और कविता के नाम याद करते थे, ठीक है। तो अभी भी याद आ रहा है हमें कि हमने भी ये सारी चीजें पढ़ रखी थी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, जो कि डायरेक्टली ये क्वेश्चन मैंने पिछले अपने मॉक टेस्ट में करवाया था। ये क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड टेस्ट का मैंने सीरीज जो लाया था उसमें ये क्वेश्चन मैंने कराया था, सेम क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और उसमें मैंने ये भी बता दिया था कि यहाँ पे आपसे पिच पूछा जा रहा है, हो सकता है आगे एम्पलीट्यूड पूछ ले, आगे एम्पलीट्यूड पूछ ले। एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है लाउडनेस पे, एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस आर रिलेटेड। और मैंने पिच के बारे में बताया था, पिच एंड फ्रीक्वेंसी, पिच एंड फ्रीक्वेंसी आर रिलेटेड टर्म्स।
पिच एंड फ्रीक्वेंसी, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन मैंने एकदम सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन करवाया था। दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड फ्रॉम लास्ट ईयर। ये क्वेश्चन मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में कराया था, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दैट इज फ्रीक्वेंसी, पिच जो डिपेंड करता है ऑन फ्रीक्वेंसी। द प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज, किसी भी एक एरिया में प्लांट और एनिमल जो पाया जाता है एक साथ, दैट इज कॉल्ड फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरा एंड फौना। क्लियर है यहां तक? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, क्या आंसर होगा? ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी के एक लाइन से उठा दिया गया है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, कहीं बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी पढ़िए, बहुत इजीली आपका क्वेश्चन सारा हो जाएगा। दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 29, और 29 क्वेश्चन क्या कर रहा है? Which property makes polyester suitable for making dash clothing? Which property of polysters suitable for making dash clothing? क्या आंसर होगा? Crisp, easy and wash and wrinkle resistance। आपने देखा होगा पॉलीमर के जो क्लोथ्स होते हैं वो दैट आर क्रिस्प, इजी टू वॉश, वेरी इजी टू वॉश, रिंकल फ्री, रिंकल रेजिस्टेंस। ठीक है, रिंकल रेजिस्टेंस होता है उसमें, जल्दी आपको आयरन करने की जरूरत नहीं, एक बार आयरन कर दे तो 6 महीने चलेगा, वो धोते रहे बिना आयरन करके भी पहन लेंगे चलेगा। तो दैट इज क्रिस्प, इजी टू वॉश, बहुत इजी होता है वॉश करने में, रिंकल फ्री, दैट इज, इसने फ्री को लिख दिया, रेजिस्टेंस, रिंकल रेजिस्टेंस। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, कॉड लिवर फ्रॉम फिश इज रिच इन, कॉड लिवर फ्रॉम फिश इज रिच इन, ये भी एनसीईआरटी से, कहीं बाहर की क्वेश्चन नहीं, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। क्या आंसर होगा? विटामिन डी। जो कोड लिवर होता है, कोड लिवर ऑयल जो कि फिश से लिया जाता है, दैट इज रिच इन विटामिन डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है? द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर व्हिच वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, जो कि कोल से, वाटर से और एयर से प्रिपेयर किया गया फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, दैट वाज नायलॉन। नायलॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर, और जो कि तैयार किया गया ह्यूमंस के द्वारा, दैट वाज मैन मेड, जो कि कोल, वाटर, एयर के थ्रू मेड किया गया, एंड दैट इज नायलॉन। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग इन बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर? मैंने लास्ट क्लास में भी ये क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने बताया था नाइट्रोबैक्टर नहीं, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों कराता है? दैट इज ड्यू टू कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू फॉर्म्स प्लांट्स कैन यूज। क्या आंसर होगा बताएं? आंसर हो जाएगा दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द फॉर्म ऑफ प्लांट्स दे कैन यूज। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दैट इज कि दे कन्वर्ट, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है सॉइल में, दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू यूज फॉर द प्लांट्स, ताकि प्लांट्स उसको अच्छे से यूज करें। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 32 का सी। ओके, 33, व्हाई इज क्रॉप रोटेशन बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स? क्रॉप रोटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसा क्यों? टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन से क्रॉप रोटेशन का कोई मतलब नहीं है। इट रिड्यूसेस नीड ऑफ इरिगेशन, बिल्कुल नहीं, इरिगेशन आपको करना ही पड़ेगा। इट प्रमोट्स यूनिफॉर्म क्रॉप ग्रोथ, नहीं। इट मेंटेन्स सॉइल फर्टिलिटी, किसी क्रॉप को कम न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, किसी क्रॉप को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, तो आप अगर क्रॉप रोटेशन करेंगे तो फर्टिलिटी जो है वो सॉइल का मेंटेन रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है? द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड इज कॉल्ड, द इज डिपेंड ऑन, ये क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में भी कराया था, ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली वहां से आया है। वहां पे क्या शेप ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है कि नहीं? मैंने बताया था यस और नो, शेप ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द बॉडी। सही बात है, शेप ऑफ द बॉडी तो मैंने बताया ही था। अब और सारे ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। नेचर ऑफ द फ्लूइड, नेचर ऑफ द फ्लूइड पे भी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द फ्लूइड पे भी डिपेंड करेगा। स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लूइड, इस पे भी डिपेंड करेगा कि आप फ्लूइड के रिस्पेक्ट में कितना स्पीड में चल रहे हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस, करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। कोई लिक्विड कितना डेंसिटी है, नेचर ऑफ फ्लूइड, किस तरह का फ्लूइड है वो, हाई डेंसिटी है या लो डेंसिटी है उसकी,
आप फ्लूइड के रिस्पेक्ट में कितना तेज चल रहे हैं एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन तीनों पे डिपेंड करेगा क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 35। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन डैश ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, क्या होगा बताएं? नेचर ऑफ सरफेस, वेट ऑफ सरफेस, वॉल्यूम ऑफ सरफेस या मास ऑफ सरफेस, क्या होगा बताइए? तो क्या होगा कि देखिए एक सरफेस ऐसा है, एक सरफेस काफी स्मूथ है और एक सरफेस ऐसा है। ठीक है, तीन सरफेस मैंने बनाया कि एक सरफेस ऐसा है तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन यहाँ होगी, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन यहाँ होगी, उससे कम यहाँ और इससे कम यहाँ पे वेरी लेस। तो क्या करे, जैसा नेचर होगा सरफेस का उस पर फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नेचर ऑफ द सरफेस। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, शायद आपको विजिबल ना हो क्लियरली, तो मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। द कटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, द कटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज इजियर विद अ नाइफ, विद अ शार्प नाइफ, बिकॉज क्या कह रहा है कि एक कोई हमारे पास फ्रूट है, इसको हम अगर शार्प नाइफ से कट करें तो बहुत इजीली कट हो जाता है। ऐसा क्यों बताइए? देखिए जो शार्प नाइफ होता है उसकी एज क्या होती है, काफी पतली होती है। ये वाली जो एज होती है काफी पतली है। एक होता है प्रेशर जिसको फोर्स ओवर एरिया, जब इसका एरिया ही कांटेक्ट एरिया बहुत कम हो गया, कांटेक्ट एरिया बहुत कम हो गया तो ये ओवरऑल प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर हाई हो जाएगा। नीचे वाला कम हो गया, इसको डिवाइड देंगे तो प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर जब हाई हो जाता है, क्यों? क्योंकि एरिया कम रहता है, उसी वजह से बहुत इजीली कट जाता है। तो यही डायरेक्ट पूछा गया है, क्यों? तो यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए कि प्रेशर इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द एरिया। जो नाइफ का जो एरिया होता है उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी एरिया कम होती है, इस वजह से। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, फिर से मैं पढ़ दूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है? द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। क्या कह रहा है? द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। क्या कर रहा है कि एक नॉर्थ पोल है इस मैग्नेट का और एक नॉर्थ पोल है इस मैग्नेट का। ठीक है, तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? नॉर्थ नॉर्थ ऑलवेज रिपेल, नॉर्थ नॉर्थ ऑलवेज रिपेल। तो क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो रिपेल करेगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दो नॉर्थ पोल की मैग्नेट का रिपेल करेगा। 38, which of the following transports hormones from place of origin to place of target। फिर से मैं पढ़ दूं एक बार आपके लिए कि which of the following transports hormones from the place of origin, ठीक है, to the place of target। कौन ट्रांसफर करता है? तो क्या होता है? ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होता है। किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होता है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 39। The unfertilized egg always has dash chromosomes. An unfertilized egg always have dash chromosomes। क्या आंसर होगा बताएं आप लोग कमेंट करके। तो क्या करेक्ट आंसर होगा बताएं? क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या है एक बार देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज डैश क्रोमोसोम्स। देखिए आपको पता होगा अनफर्टिलाइज्ड एग की बात कर रहा है, तो अनफर्टिलाइज्ड एग में हमेशा एक्स क्रोमोसोम्स होता है, एक्स क्रोमोसोम्स। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कि अनफर्टिलाइज्ड एग में हमेशा एक्स क्रोमोसोम होता है। आंसर विल बी, करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज कि या देखो फीमेल के पास एक एक्स एक्स होता है, यहाँ से एक एक्स आता है, और मेल के पास या तो एक्स होगा या वाई होगा, दोनों में से कोई आएगा, आइदर एक्स और आइदर वाई, देन दे विल फर्टिलाइज, और यहाँ से क्या बनेगा? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो हमारे पास क्या कर रहा है कि अनफर्टिलाइज एग में क्या होता है? तो अनफर्टिलाइज में एग में होता है एक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्लियर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है? चिक इज डेवलप्ड फ्रॉम एम्ब्रियो ऑफ हेन इन, चिक इज डेवलप्ड फ्रॉम एम्ब्रियो ऑफ एन हेन इन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन हेन की बात कर रहा है। वहां पे कैसे होता है? तो कह रहा है कि चिक जो फॉर्म होता है एम्ब्रियो से कितने दिन बाद हो जाता है हेन के केस में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जो कितने दिन बाद होता है? तो 3 वीक के बाद हो जाता है। करेक्ट आंसर इज 3 वीक, यानी एक चीज भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, 3 वीक्स में हो जाता है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 40 का ऑप्शन बी। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 41। गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म, गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म क्या कहता है? गैमेट्स जो फ्यूज होता है तो क्या फॉर्म करता है? गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म क्या फॉर्म करता है? जाइगोट। गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट।
तो क्या होगा करेक्ट आंसर? एम्ब्रियो नहीं, जाइगोट। एम्ब्रियो बाद में फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बाद में होता है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जाइगोट। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर टी, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जाइगोट। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 mm बाय 130 mm इज एन एग ऑफ। आपने पढ़ा होगा कि ऑस्ट्रिच का जो एग होता है काफी बड़ा होता है, दैट इज लार्जेस्ट एग इवर। लार्जेस्ट एग इज ऑफ ऑस्ट्रिच, जिसका साइज ऑलमोस्ट 170 mm बाय 130 mm होता है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑस्ट्रिच एग। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिच एग। ओके। 43, क्लाइमेट इज एन कंपोनेंट ऑफ। क्लाइमेट इज अ कंपोनेंट ऑफ, क्या आंसर होगा? बायोस्फीयर नहीं, हैबिटेट नहीं, क्लाइमेट का हैबिटेट से एक्सोस्फीयर नहीं, इकोसिस्टम। करेक्ट आंसर भी इकोसिस्टम, यानी कि क्लाइमेट जो है वो इकोसिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लाइमेट। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी ऑप्शन जो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज ए कंपोनेंट ऑफ क्लाइमेट। ओके, सॉरी, क्लाइमेट इज अ कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। रेड डाटा बुक कीप्स रिकॉर्ड ऑफ एन एनिमल एंड प्लांट्स व्हिच आर। आपने पढ़ा होगा रेड डाटा बुक के बारे, साइंस में बहुत अच्छे से मेंशन है इसके बारे, 4-5 लाइन लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं कि रेड डाटा जो बुक है कीप्स रिकॉर्ड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स व्हिच आर इंडेंजर्ड, जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसका रिकॉर्ड रखता है। पिछले क्लास में मैंने बताया था इंडेंजर्ड किसके कहते हैं? दोज आर इन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि जो रेड डाटा बुक है, रेड डाटा जो बुक है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज का डाटा रखता है। ठीक है, करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बताइए? कैन बी रिसेव्ड बाय हीटिंग, soften when exposed to heat। देखिए अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात हो रही है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात हो रही है, तो क्या कह रहा है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का प्रॉपर्टी होता है कि वो रिजिड हो जाते हैं और रिटेन शेप आफ्टर मोल्डिंग, बिकम्स रिजिड एंड रिटेन शेप आफ्टर मोल्डिंग। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी कि बिकम्स रिजिड एंड रिटेन शेप आफ्टर मोल्डिंग, 45 का सी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 46, पीवीसी। PVC stand for polyvinyl chloride। polyvinyl chloride is widely used in the production of। क्या कह रहा है कि PVC का जो हम यूज करते हैं किसके प्रोडक्शन में यूज करते हैं? क्या कह रहा है कि किसके प्रोडक्शन में हम PVC का यूज करते हैं? तो हम वाटर पाइप्स बनाने के लिए PVC का यूज करते हैं। आपने देखा भी होगा आपके घर में जो प्लम्बर आते हैं वो जो पाइप फिटिंग करते हैं तो मैक्सिमम टाइम पे आप पीवीसी वाले पाइप जो आप यूज करते हैं उस पे पीवीसी लिखा होता है, पीवीसी पाइप्स। यानी कि वाटर पाइप्स के लिए जो चीज यूज करते हैं पीवीसी हम लोग वाइडली यूज करते हैं वाटर पाइप्स के मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगस। क्या होगा? पेनिसिलियम, पैरामीसियम नहीं, नॉट यूग्लेना भी नहीं, प्लाज्मोडियम भी नहीं, दैट इज पेनिसिलियम, यानी कि पेनिसिलियम इज अ फंगस। क्लियर है? क्लियर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेनिसिलियम जो है इज अ फंगस, इज एन एग्जांपल ऑफ फंगस। ठीक है, अब बात करते हैं 48 क्वेश्चन की। 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 48 क्वेश्चन कह रहा है कि द रूट्स ऑफ डैश प्लांट्स कंटेन्स राइजोबियम बैक्टीरिया। आपने ये भी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। तो क्या कह रहा है कि कौन सा प्लांट है जिसके रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है? कौन सा प्लांट है जिसके रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है? तो प्लांट है लेगुमिनस। लेगुमिनस प्लांट के रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स कंटेन्स राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडिजायरेबल प्लांट्स फ्रॉम अ कल्टिवेटेड फील्ड। क्या कहते हैं उसको बताइए? हार्वेस्टिंग? बिल्कुल भी नहीं। वीडिंग? थ्रेसिंग? बिल्कुल नहीं। इरिगेशन? नहीं। क्या कहते हैं उसे? वीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वीडिंग। यानी कि जब अनवांटेड प्लांट्स का ग्रोथ हो जाता है फील्ड में, वीडिंग क्या होता है? अनवांटेड प्लांट्स के रिमूवल को हम वीडिंग कहते हैं। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स, उसको रिमूव करने के प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 50, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? पढ़िए। द इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक। द इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक, ठीक है।
अब अगला स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट 2, व्हेन चार्जेस मूव दे कंस्टिट्यूट अ इलेक्ट्रिक करंट। पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, देखिए पहला स्टेटमेंट कर रहा है द इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेटेड बाय रबिंग अ स्टैटिक, सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, व्हेन चार्जेस मूव दे कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, ये भी सही है, बिल्कुल सही। तो क्या आंसर होगा, स्टेटमेंट ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, नहीं दोनों सही है, 2 इज ट्रू नहीं, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ओके ओके, अब देखिए साइंस का पोर्शन खत्म हो गया, अब हम मैथ्स का पोर्शन में आते हैं, मैथ्स का पोर्शन सॉल्व करते हैं, बहुत नॉर्मल सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं है उसे सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर नहीं टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है मैथमेटिक्स का, ठीक है, मैथमेटिक्स का पार्ट स्टार्ट होता है। क्या कह रहा है, द फैक्टर ऑफ x की पावर 4 माइनस 81, x की पावर 4 माइनस 81। देखिए अब इसको क्या कर सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, क्या हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब इसमें भी हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकता हूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी कि ए क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इफ a is to b is 2:3, यानी कह रहा है a is to b is 2:3 and b is to c is 4:5, कह रहा है a is to c निकालने के लिए तो क्या करते हैं हम, a by b मल्टीप्लाइड बाय b by c, यही होता है ना, a by b का वैल्यू कितना है 2:3 इंटू b by c is 4:5, कट कर दीजिए, क्या आ रहा है a by c इक्वल्स टू 4 2 8 5 3 15, a by c is 5 by 15, a by c is 5 by 15, अब c by a निकालना, c by a is equals to 15 by 8, so 15:8 हो जाएगा a और c का रेशियो, ठीक है, करेक्ट आंसर इज 15:8, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इन इट्स इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम, देखो कोई जो पॉइंट होता है ना, दिस इज x एंड दिस इज y, x वाले को हम कहते हैं एब्सिसा और y वाले को कहते हैं हम ऑर्डिनेट, y वाले को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। कह रहा है x का डिस्टेंस किससे होता है, x का डिस्टेंस जो होता है वो y एक्सिस से होता है, जो कहते हैं एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 53 का सी, क्लियर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, फॉर एवरी नॉन जीरो रेशनल a by b, करे a by b जो नॉन जीरो रेशनल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी फॉल्स स्टेटमेंट बताना है हमें, फॉल्स स्टेटमेंट a by b डिवाइड बाय a by b इज 1, सही है, b a by b डिवाइड बाय माइनस a by b माइनस 1, ये भी सही है, माइनस a by b डिवाइड बाय a by b माइनस 1, ये भी सही है, माइनस a by b डिवाइड बाय माइनस a by b इज माइनस 1, ये गलत स्टेटमेंट है और हमसे पूछा गया गलत स्टेटमेंट फाइंड करो, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है 54 का। 55 की बात करें, द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज 67 35 45 91 42 33 81, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट पे क्या नंबर आएगा वो देखते हैं। यूनिट डिजिट पे नंबर आने के लिए अगर मैं 91 मल्टीप्लाइड बाय 15 करता हूं तो हमको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर लो, 5 into 1 5 into 1 is 5, यानी कि 5 आएगा यूनिट डिजिट पे, ठीक है। अब इसके मल्टीप्लाई करते हैं, सारे का यूनिट डिजिट लेंगे, मैं पहले इन दोनों का यूनिट डिजिट लेता हूं, 7 5 35, यानी कि 5 आ गया यूनिट पे, इस 5 को लेके मैं इस 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, 5 5 25, तो इस 5 से मैं यहां से 5 ले लूं, 5 into 1 is 5, इस 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 5 2 10, यहां से 0 लिया, 0 into 3 is 0, 0 into 1 is 0, यानी यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा दैट इज 0, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है यहां तक, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 56 द रिमाइंडर व्हेन दिस, जब इसको आप क्या करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, क्या कर रहे हैं हम, सारे नंबर्स को 34 से डिवाइड दो, इसको मैं अगर 34 से डिवाइड दूं, 34 2 68, 5 बच गया, इसको मैं 34 से डिवाइड दूं तो 7 बच गया, सारे रिमाइंडर बचेंगे सारे, इसे 34 डिवाइड बाय 78 10 बच जाएगा, इसको डिवाइड देंगे कितना बचेगा, ये बच जाएगा 23, और इससे डिवाइड देंगे तो इससे डिवाइड देंगे तो बच जाएगा 27, यानी कि इन जब मैं 37 को इस नंबर से अलग अलग डिवाइड दे रहा हूं तो हमारे पास ये बच रहा है, इसको आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें, फिर से 34 से डिवाइड दें तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो 20 आता है, रिमाइंडर हमारे पास 20 आता है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये
क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑप्शन गलत है, इसके सारे ऑप्शन गलत है। इसके मार्क्स सबको मिलेंगे, बोनस मार्क्स, एक मार्क्स सबको मिलेंगे, एक मार्क्स विल बी बोनस, 1 मार्क्स विल बी बोनस, जो कि आपको भी मिलेंगे, सबको मिलेंगे 1 मार्क्स बोनस। सो ये क्वेश्चन ओमिट कर दिया जाएगा, इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द मेजर ऑफ एन एक्सटर्नल एंगल। अगर मैं इसको पॉलीगॉन बनाऊं, अगर मैं एक पॉलीगॉन बना दूं, तो इसका जो एक्सटर्नल एंगल का सम जो होता है, एक्सटर्नल एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। करेक्ट, कोई भी एक एक्सटर्नल एंगल 360 का मल्टीपल होगा, कोई भी एक एक्सटर्नल एंगल 360 का मल्टीपल होगा। 30 इज मल्टीपल ऑफ 360, ये भी मल्टीपल है, 45 भी मल्टीपल है, 22 मल्टीपल नहीं है 360 का, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 22, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओके। 58 देखते हैं। 58 क्वेश्चन क्या है, अ ग्राफ दैट डिस्प्लेज डाटा दैट चेंजेस कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली चेंज करा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं लाइन ग्राफ, उस ग्राफ को हम कहते हैं लाइन ग्राफ। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अ पॉइंट विच लाई ऑन बोथ एक्सिस, अ पॉइंट विच लाई ऑन बोथ एक्सिस, इस एक्सिस पे भी लाई कर रहा है, इस एक्सिस पे लाई कर रहा है, वो कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट ओरिजिन का, उसका क्या होता है 0,0। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16, इफ बी इज रेसिप्रोकल ऑफ ए, बी का रेसिप्रोकल ए है, तो कह रहे बी स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होगा, बी स्क्वायर का रेसिप्रोकल हो जाएगा ए स्क्वायर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। अब 61 की बात करते हैं, साइज ऑफ बैक्टीरिया इज दिस 0.0000005, इसको कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं, तो 5 इंटू 5.0 इंटू 10 की पावर -7। क्यों, क्योंकि पॉइंट यहां था, हम पॉइंट उठा के यहां लेके आए हैं, तो कितना डिजिट लाए हैं, 2 2 2 4 6 एक साथ, तो 10 की पावर -7 लग जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62, अब इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 को जब सॉल्व करेंगे, देखिए पावर पे पावर लगा, तो मैं इसको क्या सकता हूँ 2 की पावर 3 और होल की पावर 2/3 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 की पावर 4 है, -4 है, तो 3 की पावर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर -1, यह हो जाएगा 1/3, 6 की पावर -1 यानी 1/6। ठीक है, ओके। मैं इसको लिख सकता हूँ खोल करके, क्या 2 की पावर 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 बार। ठीक है, 3 की पावर 4 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1/3 एंड 1/6। ठीक है, 4 3 से 4 3 कैंसिल। क्लियर है यहां तक। उसके बाद हम बात करते हैं 2 3 जा 6। ठीक है, ऊपर कितना बच गया 2 की पावर 5 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 16 दूनी 32, ऊपर 32 हो गया, नीचे कितना बच गया 3 3 3 9 9 27 81 यानी 32/81। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 32/81। क्लियर यहां तक। 62 का करेक्ट आंसर इज ए, 32/81। फॉर अ ग्रुप ऑफ 32 स्टूडेंट्स वुड लास्ट फॉर 45 डेज, कह रहा है 32 स्टूडेंट के लिए 45 दिन का है, तो 72 स्टूडेंट्स के लिए कितना होगा, तो एक स्टूडेंट के लिए 45 इंटू 32। ठीक है, और 72 स्टूडेंट के लिए 45 इंटू 32, 45 इंटू 32 डिवाइड बाय 72, जब इसको आप कट करके लिखेंगे ये आ जाएगा 20 डेज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स वाज इंक्रीज बाय 10%। ठीक है, 10% इंक्रीज किया गया प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड इंक्रीज, सॉरी व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाज डिक्रीज बाय 10%। पहले मान लो 100 रुपए था, इसको कर दिया 90 रुपए, 10% घटा करके 90 रुपए कर दिया, उसका सेल 30% बढ़ गया, सेल जो है वो 30% बढ़ गया। ठीक है, पहले किसी चीज को 100 में बेचता था, अब 90 में बेच रहा है, तो पहले उसकी सेल अगर 100% थी, तो अब हो जाएगी 130%, 30% बढ़ गई। 130% का मतलब हो गया 1.3 में बेच रहा है और 90 रुपए उसका सेलिंग प्राइस है, तो 90 इंटू 1.3 दैट इज 93,117। अब इसको परसेंटेज करेंगे तो इसका ओरिजिनल तो 100% था ही, एक्स्ट्रा कितना सेल हो गया दैट इज 17%। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि जो उसका जो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा वो 17% करेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m इफ, कह रहा 3 की पावर m 3 की पावर 3 की पावर 3m प्लस 2
डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 माइनस m इक्वल्स टू 1/3 की पावर m माइनस 3। ठीक है, अब इसको क्या करें, डिवाइड में तो पावर ऐड हो जाता है 3m माइनस m इज, डिवाइड में तो प्रोडक्ट क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है 3m प्लस m, 3m माइनस ऑफ माइनस m यानी 4m, 2 माइनस 4 इज माइनस के 2, 3 की पावर ये हो गया इक्वल्स टू 3 की पावर 3 माइनस m लिख सकता हूँ। 1/3 को मैं रिवर्स कर दूं तो माइनस हो जाएगा पावर में, यानी 3 माइनस m। यहां से अब मैं क्या लिख सकता हूं, अब क्या करें, पावर को इक्वेट कर दे, यानी 4m माइनस 2 इक्वल्स टू 3 माइनस m, 4m इधर चला गया, कितना बचेगा 3m, 4m इधर चला गया, सॉरी 4m प्लस m इज 5m, 5m इक्वल्स टू 5, m इक्वल्स टू 1। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है यहां तक? हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ डायमीटर, कह रहा है कि 1.5 सेंटीमीटर का डायमीटर है और थिकनेस है 0.2 सेंटीमीटर, यानी एक कॉइन है, इसका डायमीटर जो है, इसका डायमीटर है, इसकी डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर और थिकनेस जो ये वाली थिकनेस, कॉइन कुछ थिक होती है, वो 2.2 सेंटीमीटर है। शुड बी मेल्टेड, तो इसका पहले वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर से वॉल्यूम निकाल लीजिए। टू फॉर्म राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट, राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्या होता है, ये भी सिलेंडर ही है, ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर। तो आप उससे भी पाई आर स्क्वायर एच करेंगे, आपको चाहिए n नंबर ऑफ सिलेंडर्स। तो जब आप n नंबर ऑफ सिलेंडर्स इंटू पाई आर स्क्वायर एच करेंगे, इसको आप सिलेंड्रिकल वॉल्यूम के बराबर करेंगे, तो आपको नंबर ऑफ कॉइन्स निकल आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स निकल के आ जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉइन्स होगा दैट इज 450। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 450, यानी कि आपको 450 कॉइन्स चाहिए सिलेंडर बनाने के लिए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 67, द रेशियो बिटवीन कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1:2। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, सर्कुलर सिलेंडर, सॉरी सिलेंडर क्या कहता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच होता है इसका। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, यही होता है, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, ये हो जाएगा 1:2। द रेशियो बिटवीन हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेशियो बिटवीन हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, h ओवर r प्लस h इक्वल टू 1:2। यहां तक समझ में आ गया, h ओवर r प्लस h इक्वल टू 1/2, यहां तक समझ में आ गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हाइट इज टू रेडियस का रेशियो पूछा है, हाइट इज टू रेडियस का रेशियो जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 1:1 का, 1:1 का हाइट और रेडियस का रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं कैसे बताऊं। अब देखिए, अब मान लीजिए आप यहाँ पे क्या करें, क्या हमारे पास h ओवर r प्लस h इक्वल टू 1/2। अगर मैं हाइट को 1 रखूं और रेडियस को 1 रखूं, ऊपर 1 नीचे 1 प्लस हाइट 1, ये हो जाएगा 1/2 हो गया, मिल गया, यानी करेक्ट आंसर क्या हमारा ऑप्शन नंबर डी। आप बहुत सारे क्वेश्चंस को ऑप्शन के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, हमारा आंसर निकल गया इसका 1:1, ऑप्शन नंबर डी। There are 1400 students in a school. For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of rows equals to number of columns. How many more students will be added to this arrangement? How many more students will be added for this arrangement? कितना स्टूडेंट चाहिए? इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक तरह से कहे कि इस रो में जितना है उसने इस रो में भी होने चाहिए। मान लीजिए अगर इसमें 50 है, इसमें भी 50 होने चाहिए, इसमें 40 है तो इसमें भी 40 होने चाहिए। ठीक है, तो कोई एक परफेक्ट नंबर आप चूज कीजिए इसके आसपास का, वो परफेक्ट नंबर क्या होगा, उस परफेक्ट नंबर के बेसिस पे आप क्या करेंगे, परफेक्ट नंबर निकालिए, उसके बाद अब उतने नंबर हमें चाहिए होंगे। तो क्वेश्चन क्या करें, 1400 स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, 1400 स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो 1444 किसका स्क्वायर होता है, 1444 होता है 38 का, 1444 होता है 38 का, यानी कि अगर हम 38 स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं, अगर ये हम इस तरह बनाएं 38 स्टूडेंट्स इधर भी डालें, 38 स्टूडेंट्स इधर भी जाने, तो टोटल हमें स्टूडेंट्स चाहिए 1444। ठीक है, 1400 हमारे पास है तो एक्स्ट्रा कितना चाहिए 44, एक्स्ट्रा में कितना चाहिए 44। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 69, हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ नंबर्स n and n+1। ये क्वेश्चन 9th में भी मैंने कराया था, कई बार कराया ये क्वेश्चन, और शायद 6th में कराया था कि नहीं, ये क्वेश्चन मैंने 9th में कराया था और मुझे लग रहा था ये क्वेश्चन 9th में पूछा जाएगा, मुझे लग रहा था ये क्वेश्चन 9th में पूछा जाएगा। इसका आंसर सीधा 2n होगा, इसका आंसर क्या होगा 2n, इसका आंसर 2n होगा। मैंने कई बार भी कराया है, मैंने 9th में एक बार सेम क्वेश्चन कराया था, ये कराया था 25 स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे, तो 2n मतलब 2 × 25 50 नंबर आएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 2n। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, इफ द नंबर इज डबल देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। करा अगर हम नंबर को डबल कर देंगे तो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है? इट्स क्यूब इज 2 टाइम्स द क्यूब ऑफ गिवन नंबर। अगर मैं कह रहा हूं 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 4 का क्यूब होता है 64। अगर मैं नंबर को डबल करूं तो क्यूब भी डबल हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, गलत स्टेटमेंट है। इट्स क्यूब इज 6 टाइम द क्यूब ऑफ गिवन नंबर। 8 8 64, 8 टाइम्स हो जा रहा है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। इट्स क्यूब इज 4 टाइम, ये भी गलत है। इट्स क्यूब इज 8 टाइम्स, नंबर को जब डबल करेंगे तो क्यूब 8 टाइम्स हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 71 देखते हैं, द नंबर ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स क्यूब इज दिस, द नंबर इज। क्या कह रहा है? द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स क्यूब इज 2028। 2028, देन द नंबर इज, नंबर क्या होगा हमारा? ये देखते हैं क्या कह रहा है कि क्यूब से हम उसका स्क्वायर माइनस कर दे तो इतना आ रहा है, तो नंबर क्या होगा हमारा? यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है n क्यूब माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 2028। यहां से मैं n स्क्वायर कॉमन ले लूं तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 2028। अब बस बात ये रह गई कि आप यहाँ पे ऑप्शंस पुट करें। अब आप ऑप्शंस पुट करें और आंसर निकालें। जब हम n इक्वल्स टू 13 पुट कर रहे हैं, 13 का स्क्वायर 169 इंटू 13 माइनस 1 इज 12। जब इसको आप निकालेंगे ये हो जाएगा 2028, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस अप्रोच क्या लगाना और आपको बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शंस के थ्रू भी खेलना था। ठीक है। इफ t माइनस 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इक्वल्स टू 2/3 माइनस t, देन t इक्वल्स टू। इसको आप जब सॉल्व करेंगे, यहां से आपको t का वैल्यू निकल के आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3 डिवाइड बाई 3, इसको भी इधर ले आए, माइनस 2/3 इक्वल्स टू टी। ठीक है, इक्वल्स टू टी। यहां से क्या करेंगे? एलसीएम ले लें, यहां से एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना देगा? 4 3 12 एलसीएम ले लिया 3 टाइम्स, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये 4 टाइम्स देगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस ये भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वल्स टू टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आप सॉल्व करेंगे, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आंसर टी का वैल्यू निकल के आएगा, टी इक्वल्स टू 2। मैंने सॉल्व कर रखा है, मुझे पता है, मैंने आंसर की बनाते वक्त सॉल्व किया था, तो टी का वैल्यू आएगा टी इक्वल्स टू 2 आएगा। ठीक है, टी इक्वल्स टू 2, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। Which of the following is a linear equation in one variable? Linear equation in one variable का ये मतलब होता है कि जो linear equation ये मतलब हो गया पावर 1 होना चाहिए और पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। ये क्वाड्रेटिक है, आंसर होगा नहीं। इसकी पावर में नेगेटिव है, ये नहीं होगा। इसकी पावर भी नेगेटिव है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 73 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। 74, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल टू, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में हमेशा एप्लीकेबल होता है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होता और डिवीजन में नहीं होता। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होता, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सब्ट्रैक्शन। डिवीजन में नहीं होता, डिवीजन में नहीं होता, सब्ट्रैक्शन में नहीं होता, इसलिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होता है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 75, x प्लस 1/x इज 7, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा गया है। x प्लस 1/x इक्वल्स टू x प्लस 1/x इक्वल्स टू 7, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा गया आपसे। जब इसको आप देखें क्या करें, अब इसको क्या करें, दोनों तरफ क्यूब कर दें, दोनों तरफ क्यूब कर दें। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, यानी 3 इंटू x इंटू 1/x इंटू a प्लस b, यानी x प्लस 1/x इक्वल्स टू 7 का क्यूब 49 और 7 329। ठीक है, 329 होगा। उसके बाद अब जब इसको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपको निकालना है, यहां से यहां कैंसिल हो गया। 3 इंटू एक्स प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा 7, 3 इंटू 7 इज 21, 21 इसको माइनस करेंगे तो 308 आ जाएगा हमारा। 329 है तो 329 माइनस से 7 या 21 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 308। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओके। 76, इन विच ईयर बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट, सॉरी इन विच ईयर बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट। तो ये क्वेश्चन मैंने 9th एंट्रेंस के लिए करवाया था, अभी भी आप जाके देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर, जहां पे हमने इंडो इस्लामिक और जीके के लिए क्वेश्चंस उठाया था। दैट इज इन विच ईयर बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट, दैट इज ऑन 1764, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर फॉट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77, द रिफॉर्म एसोसिएशन आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय, कह रहा है कि आर्य समाज को किसने फाउंड किया था? आर्य समाज को फाउंडेड किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है,
आर्य समाज को कौन फाउंड किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती. दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. 78 देखते हैं. परमानेंट सेटलमेंट वुड इंट्रोड्यूस बाय. परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया था? परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था चार्ल्स कॉर्नवालिस. Charles Cornwallis introduced the permanent settlement. So correct answer will be option number B. Who led to the revolts of 1857 in Firozabad? Sorry, Faizabad. फैजाबाद में 1857 का रिवोल्ट किसने लेड किया था? ठीक है, 1857 का रिवोल्ट किसने लेड किया था फैजाबाद में? दैट वाज अहमदुल्लाह शाह. दैट वाज अहमदुल्लाह शाह. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 80. विच मेटल एलॉय इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री? कुछ एक मेटल एलॉय है जिसे हम बैकबोन कहते हैं मेटल इंडस्ट्री का, मॉडर्न इंडस्ट्री का. मेटल एलॉय इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड दैट इज स्टील. आपको पता होगा स्टील कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है अभी हमारे लिए. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. विच क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर? गोल्डन फाइबर हम किसे कहते हैं? गोल्डन फाइबर हम कहते हैं जूट को. जूट को हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. The word agriculture derived from which word? The word agriculture derived from which word? It was derived from a Latin word. It was derived from a Latin word. Agriculture is derived from a Latin word. Okay. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 82 हो गया, दैट इज लेटिन. क्वेश्चन नंबर 83. When was the Supreme Court established in India? सुप्रीम कोर्ट इंडिया में कब स्टैब्लिश किया गया था? एंड दैट इज ऑन 26 जनवरी 1950. दैट इज ऑन 26 जनवरी 1950. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए. दैट इज 26 जनवरी 1950. हु प्रिसाइड्स द लोकसभा? लोकसभा को कौन प्रिसाइड करता है? एंड दैट इज क्या होगा आंसर? आई नो स्पीकर. स्पीकर ऑफ द लोकसभा. आपने देखा होगा स्पीकर मैनेजेस द हाउस. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. पिछले का आंसर भी ये था और इसका भी आंसर दैट इज स्पीकर. आंसर ये होगा. And this is very last question. Suchar committee examined the social, economic and educational status of which community in India? किस कम्युनिटी का सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस को सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट किया था? एंड दैट इज मुस्लिम्स. दैट इज मुस्लिम. ये रिपोर्ट ऑलमोस्ट 2010 के आसपास आया था. दैट इज सच्चर कमेटी का रिपोर्ट एंड दैट वाज बेसिकली अबाउट द लाइफ स्टाइल, हाउ पीपल आर लिविंग, व्हाट आर द बेसिक एमिनिटीज दे हैव. स्कूल्स का उन्हें एक्सेस है या नहीं मुसलमानों को. आउटस्कर्ट्स में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को बेसिक फैसिलिटीज, रोड, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. ये सारी चीजों का एक अच्छा खासा रिपोर्ट बना था. दैट इज नोन एज सच्चर कमेटी. वो मुसलमानों के लिए बनाया गया. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, ओके. हियर वी एंड्स आवर लेक्चर. हियर वी एंड्स आवर लेक्चर. थैंक यू वेरी मच. Thank you everyone. Thank you for being with me till the last of this video. Okay, hope you are scoring very well. Please check your marks and do let me know in the comment box कि आप लोग कितने मार्क्स लेके आ रहे हैं. And please don't forget to watch my video on next video, that is on next video is coming on expected cutoff. आप लोग अपने मार्क्स बताएं कमेंट सेक्शन में ताकि एक और अच्छा आइडिया लग जाए कि कितना इस बार कट ऑफ हो सकता है. इस बार कितना थोरो एनालिसिस, एक अच्छा सा एनालिसिस मैं आपको दे पाऊं. तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं. आप लोग कमेंट में जरूर बताएं आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ताकि मैं एक थोरो एनालिसिस आपको दे पाऊं कि इस बार का कट ऑफ कितना रह सकता है. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, हमारे साथ बने रहें. उस वीडियो में हम बात करेंगे कितना कट ऑफ आएगा, कौन से स्कूल में कितने रैंक तक कौन सा स्कूल मिलेगा, कौन कौन से स्कूल है एमयू में, और बहुत सारी बातें उसमें एमयू से रिलेटेड, कितना फी है, कब एडमिशन होगा, कब काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे हम. अगला वीडियो हम लेके आ रहे हैं, आप लोग वो वीडियो जरूर देखें. लिंक आपके डिस्क्रिप्शन और आई सेक्शन में दिया हुआ है. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द लास्ट. होप यू आर स्कोरिंग वेरी वेल. होप यू आर स्कोरिंग वेरी वेल मार्क्स. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन. And please do watch our next video on expected cutoff. Okay, for class 9th AMU. Thank you.